अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मालूमात हिंदी। जी हाँ, बात दरअसल ये है कि मैं शिक्षा के माध्यम से कई वीडियोस देख रहा था मीडिया में कि क्या चल रहा है और कहाँ कैसा हिसाब है। लेकिन 2019 की मैंने सब वीडियो में से एक को सिलेक्शन किया है और वो है रविश कुमार की, जो 5 फरवरी की है। और वो दिखाती है कि भारत में शिक्षा का राजनीति में कोई मकाम नहीं है। किस कदर यूपी में 10 लाख बच्चे फेल हो जाते हैं और सरकार खामोश है। बगैर टीचर्स के कौन पढ़ाता है स्कूल में नहीं मालूम। लाखों पद खाली है लेकिन सरकार खामोश है। वहीं दिल्ली में 94% बच्चे पास होते हैं, 5.5% बच्चे ही फेल होते हैं। उसको बीजेपी के सबसे बड़े गृह मंत्री चीख चीख कर बोलते हैं, लेकिन गुजरात का हाल क्या है वो नहीं बताते हैं। आज हम बात करेंगे शिक्षा पर तफसीर से, गुजरात और दिल्ली इन दोनों के बीच। आप याद रखें कि दिल्ली में जो आबादी है और गुजरात की आबादी, इन दोनों का बहुत फ़र्क है, ट्रिपल का फ़र्क है। और आप अगर हिंदी भाषा के राज्यों का बात करें तो हिंदी भाषा में जो सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है उत्तर प्रदेश, अगर उसकी भी हालत देखेंगे तो आपको रोना आएगा कि जहां बीजेपी सरकार आ गई वहां के बच्चों का भविष्य का हाल क्या है। जानिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के केंद्र में आ जाए तो यह मसला दिल्ली सहित हिंदी प्रदेशों की राजनीति बदल देगा। 2018 में प्रकाश जावड़ेकर ने संसद में कहा था, तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री के रूप में, कि देश में 9 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं स्कूलों में और यूपी में 2 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। तो सोचिए आपके बच्चों का भविष्य किस रफ्तार से खराब हो रहा है, रद्दी की टोकरी में डाला जा रहा है। प्राइम टाइम में हम दिल्ली चुनाव में स्कूलों को लेकर दिए गए चंद बयानों को रखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि अगर शिक्षा की बात हो, स्कूल की बात हो, तो दिल्ली और भारत की राजनीति कैसी लगेगी। इस मसले पर कोई भी किसी को भी घेरे, आप घेरे बीजेपी को, बीजेपी घेरे आपको, फायदा गरीब और साधारण जनता को होने वाला है। 2013 में शीला दीक्षित ने शिक्षा का बजट 1981 करोड़ करते हुए कहा था कि 98-99 में दिल्ली में शिक्षा का बजट 243 करोड़ होता था। उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार अपना पहला बजट पेश करती है और शिक्षा का बजट 1981 करोड़ से बढ़ाकर सीधे 9,836 करोड़ कर देती है। कुल बजट का 24% एजुकेशन पर। 2016-17 में दिल्ली में शिक्षा का बजट जो है वो 10,690 करोड़ का हो जाता है, टोटल बजट का 23%। 2017-18 में शिक्षा का बजट बढ़कर 11,300 करोड़ हो जाता है, कुल बजट का 23.5%। 2018-19 में 13,997 करोड़ यानी 26% का बजट हो जाता है एजुकेशन का। धीरे धीरे दिल्ली सरकार के स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर बाहर आने लगी। किसी स्कूल को हॉकी का टर्फ मिला तो किसी को स्विमिंग पूल मिला। पब्लिक स्कूल वाले क्लासरूम की तस्वीरों के साथ साथ आम आदमी पार्टी से अपना चेहरा बनाकर अपने काम का प्रमुख चेहरा बनाने लगी। इससे उत्साहित होकर मनीष सिसोदिया ने एक किताब भी लिखी, शिक्षा दिल्ली के स्कूलों में कुछ अभिनव प्रयोग। इस काम के आधार पर पूर्वी दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी आतिशी को लोकसभा का उम्मीदवार बनाती है, वो चुनाव हार जाती हैं। आम आदमी पार्टी फिर से विधानसभा चुनाव में स्कूल को अपना मुद्दा बनाती है। एक मॉडल विपक्ष का है, प्राइमरीली बीजेपी का। दूसरा मॉडल केजरीवाल सरकार का है, आम आदमी पार्टी सरकार का है। पहले मॉडल में और दूसरे मॉडल में क्या अंतर है, आपके सामने डेटा रख रहा हूं।
दिल्ली में 2013-14 में बजट एलोकेशन में 16% बजट एजुकेशन के लिए था, जो आज 26% हो गया है 6 साल में, 5 साल के अंतर पे। हरियाणा में 15% था, जो घट के 13% हो गया है, 15.4% था। यूपी में 16% था, घट के 13% हो गया है। पंजाब में 14% था, घट के 10% हो गया है। ये राज्य क्या सोच रहे हैं? ये राज्य एक्चुअली बीजेपी की खास तौर से इस मानसिकता को दर्शा रहे हैं कि एजुकेशन में इन्वेस्ट किया तो फिर देश के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, वो सवाल कर सकते हैं। देश के बच्चे कैरियर में इंटरेस्ट लेने लगेंगे, देश के बच्चे अगर पढ़ लिख गए तो फिर वो आपके झांसे में नहीं आएंगे। इसलिए जानबूझकर अनपढ़ रखने की साजिश के तहत ये लोग एजुकेशन का बजट काटते हैं। दिल्ली की आबादी करीब 2 करोड़ है और इस शहर में कई प्रकार के स्कूल हैं। केंद्र के तहत आने वाला एक स्कूल है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसके तहत 66 स्कूल हैं। दिल्ली नगर निगम के पास कोई करीब 1700 स्कूल हैं और दिल्ली सरकार के पास सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल 1030 के आसपास है। दिल्ली नगर निगम में बीजेपी का बहुमत है कई साल से। अगर बीजेपी अपने तहत आने वाले एमसीडी के तहत आने वाले करीब 1700 स्कूलों के प्रदर्शन को आगे रखती तो केजरीवाल सरकार को ठीक से चुनौती मिलती। जिस तरह से केजरीवाल सरकार स्कूलों की इमारत, नए नए क्लासरूम की तस्वीरें ट्वीट करती रहती है, बीजेपी भी एमसीडी के ऐसे स्कूलों की तस्वीरें ट्वीट कर सकती थी। आम आदमी पार्टी ने 2015 के चुनावों में वादा किया था कि 500 नए स्कूल बनाएंगे। इसी को लेकर अमित शाह बार बार सवाल पूछते हैं कि नए स्कूल बनाने का वादा पूरा क्यों नहीं हुआ। वादा 500 नए स्कूल बनाने का था, मगर अमित शाह हैं, जब हमला करते हैं तो संख्या डबल कर देते हैं और पूछते हैं कि 1000 नए स्कूल कहां हैं। भैया 1000 स्कूल बनाने थे, कहां गए हमें बताओ जरा। आप बताओ सोनिया विहार वालों, एक भी स्कूल बना है आपके यहाँ? जोर से बोलो, बना है क्या? अरे नया स्कूल बनाना छोड़ो, दिल्ली के स्कूलों की आपने स्थिति खत्म कर दी। 9वीं कक्षा में मनोज ने बताया ऐसे 75,000 से ज्यादा बच्चों को इसलिए फेल कर दिया कि आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं है, वो एक्सपोज न हो जाए। स्कूलों का स्तर गिरा दिया। 700 से ज्यादा स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल नहीं है। 1063 स्कूलों में साइंस की विंग ही नहीं। शानदार, किसी भी पैमाने से। आप आज का प्राइम टाइम देखेंगे तो लगेगा कि इससे बेहतर दुनिया में कोई चुनाव हो ही नहीं सकता। राजनीतिक दल एजुकेशन पर बात कर रहे हैं। अमित शाह ने जो फेल होने की बात कही है उस पर हम आगे भी आएंगे, लेकिन प्राइम टाइम की यूनिवर्सिटी सीरीज तो वो नहीं देखते होंगे, वरना पता चलता कि देश भर की यूनिवर्सिटी की क्या हालत है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब अमित शाह यह मुद्दा उठा रहे हैं कि दिल्ली के 700 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो पता चलेगा कि केंद्रीय विद्यालयों में, सेंट्रल स्कूल में शिक्षकों के 6000 से अधिक पद खाली हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में 3000 से अधिक पद खाली हैं। यह बयान मानव संसाधन मंत्री निशंक ने 15 नवंबर 2019 को राज्यसभा में दिया था। राजनीति में अगर शिक्षकों, प्रिंसिपलों के खाली पदों का मुद्दा आ जाए तो समझिए कि जनता का भला होने जा रहा है। प्रिंसिपल के पद खाली होने पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि शिक्षकों और प्रिंसिपल की नियुक्ति सर्विस डिपार्टमेंट के जरिए होती है, जो केंद्र सरकार के पास है। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर बहस चल रही है और अंतिम फैसला आज तक नहीं हुआ कि यह दिल्ली सरकार के पास जाए या केंद्र सरकार के पास जाए। आम आदमी पार्टी सरकार का कहना है कि 25 नए स्कूल बनकर तैयार हुए, 30 नए बन रहे हैं, प्रक्रिया में है। दिल्ली में जमीन केंद्र के पास है, इसलिए नए स्कूलों के लिए जमीन नहीं मिल सकी है। यह दिक्कत केंद्र सरकार को नहीं आनी चाहिए थी। बीजेपी बता सकती थी कि उसके बहुमत वाली एमसीडी के लिए कितने नए स्कूल बनाए गए और कितने नए नए क्लासरूम बनाए गए। पहले मनोज तिवारी को सुनिए, फिर दुर्गेश पाठक को और अरविंद केजरीवाल को। जब से मैं अध्यक्ष बना हूं, हमने 13 नए एमसीडी के स्कूल बनाए हैं और हमने परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए हैं। परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने का खर्चा 9.5 लाख रुपया आया है। और यू विल बी सरप्राइज कि उन्होंने सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर, जिसमें कड़ी, पटिया, कुंडी लगाते हैं, उसका लागत 30 लाख रुपया निकाला है दिल्ली के खजाने से,
जो उसका लागत जो उसका आचार संहिता है उसमें लगना चाहिए 4,95,000। हमने इस पे केस भी किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो कहते हैं हमने 20,000 कमरे बनाए। तो मैं पूछना चाहता हूं विनम्रता से मनीष सिसोदिया जी, 20,000 कमरों में पढ़ा कौन रहा है? क्या आपने 20,000 टीचर लाए? क्या 10,000 टीचर लाए? क्या 5,000 टीचर लाए? लेकिन मनोज जी अफसोस 100 भी नहीं लाए। जहाँ तक मुझे याद है कि जब इन्होंने ये आरोप लगाने शुरू किए थे तब ये कह रहे थे कि 5 लाख रुपए में हमने कमरे बना दिए। आज ये कह रहे हैं 9 लाख में बना दिए। इनको समझना पड़ेगा, जब हम 30 लाख की बात करते हैं तो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, साथ ही साथ बेंच, बोर्ड, सारा का सारा सिस्टम, कंप्यूटर, सारी की सारी इस चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। हालांकि मेरा इसमें एक ही चीज़ कहना है कि दिल्ली की जनता एमसीडी के स्कूल भी विज़िट कर ले, हमारे दिल्ली के स्कूल भी विज़िट कर ले, सब कुछ पता चल जाएगा कि इसके स्कूल में क्या है क्या नहीं है। इनके स्कूल में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है, बिल्डिंगें टूटी हुई हैं, बच्चों की कोई पढ़ाई नहीं है, टीचर टाइम पे नहीं आते, मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं इनके स्कूलों के अंदर। और आप सरकारी स्कूलों के अंदर चले जाइए दिल्ली सरकार के, आपको स्विमिंग पूल मिलेंगे, आपको लाइब्रेरी मिलेंगी, आपको जिम मिलेंगे। एक वर्ल्ड क्लास हमने सिस्टम बनाया हुआ है। तो पिछले 6 महीने 8 महीने से लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके आरोपों में कोई दम नहीं है। नगर निगम प्राइमरी स्कूल चलाता है, हम लोग सेकेंडरी स्कूल चलाते हैं, ऊपर वाले स्कूल चलाते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलाते हैं। एक तरफ जहां पिछले 9 साल में नगर निगम के 109 स्कूल बंद हो गए, 2011 से 2019 के बीच में नगर निगम ने, एमसीडी ने 109 स्कूल बंद कर दिए। वहीं पिछले 5 साल में दिल्ली सरकार ने लगभग 20,000 नए क्लासरूम बनाए हैं स्कूलों के अंदर। 20,000 क्लासरूम का मतलब है लगभग 500 नए स्कूल खोलने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। नगर निगम के स्कूलों में पिछले 9 साल में 2.5 लाख बच्चे कम हो गए। 2011-12 में 9,85,000 बच्चे थे नगर निगम के स्कूलों में। 2018-19 में रह गए 7,32,000। स्कूलों की हालत इतनी खराब थी कि लोगों ने अपने बच्चों को एमसीडी के स्कूलों में भेजना बंद कर दिया। 2.5 लाख बच्चे कम हो गए। दिल्ली सरकार के स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है। मनोज तिवारी का यह सवाल बहुत अच्छा है कि 20,000 कमरे बने हैं तो उनमें पढ़ा कौन रहा है। अब भर्ती की प्रक्रिया जिसके हाथ भी हो, यह सवाल हर जगह पूछा जाना चाहिए। तो बिहार में कौन पढ़ा रहा है, यूपी में कौन पढ़ा रहा है जहां 2 लाख शिक्षक नहीं हैं। दिल्ली के सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में छात्रों की संख्या 6,000 बढ़ी है। ये मनीष सिसोदिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। यह बहुत बड़ी संख्या तो नहीं है। जब पुराने क्लासरूम की जगह नए क्लासरूम बनेंगे और नए स्कूल नहीं कम बनेंगे तो सीटों की संख्या तो नहीं बढ़ेगी, तो छात्रों की संख्या में खास वृद्धि होने ही वाली नहीं है। एजुकेशन वर्ल्ड ने हाल ही में भारत के 10 श्रेष्ठ सरकारी स्कूलों की एक सूची बनाई, जिसमें से 3 स्कूल दिल्ली सरकार के थे। पहला स्थान राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय सेक्टर 10 द्वारका को मिला था। 10 श्रेष्ठ सरकारी स्कूलों में दिल्ली के 3 स्कूलों को छोड़ हिंदी प्रदेशों के एक ही स्कूल है जो उत्तराखंड का है। बाकी सारे स्कूल कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के हैं। अक्टूबर 2019 में नीति आयोग ने हाल ही में मतलब अक्टूबर 2019 में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर एक सूचकांक बनाया, इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। इसके तहत देश भर के स्कूलों का मूल्यांकन किया गया। इसमें सिर्फ सरकारी स्कूल नहीं थे बल्कि कुछ पैमानों में पब्लिक स्कूल भी थे, तो पूरी तरह से सरकारी स्कूलों का नहीं है। फिर भी इससे अंदाजा होता है कि राज्यों में स्कूली शिक्षा का स्तर क्या है। इसके लिए 30 अलग अलग पैमानों की 4 श्रेणियां बनाई गई। लर्निंग आउटकम मतलब कैसे और क्या सीखा, एक्सेस आउटकम मतलब स्कूल तक कौन कौन पहुंच रहा है, उसकी आर्थिक क्षमता ले जा पा रही है या नहीं, गरीबी के कारण, फीस ना देने के कारण क्लास तो नहीं छोड़ रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर आउटकम मतलब क्लासरूम से लेकर खेल के मैदान तक की क्या स्थिति है। इक्विटी आउटकम मतलब बराबरी के अधिकार से संबंधित चीजें हो जाती हैं। देश के 20 सबसे बड़े राज्यों में सबसे खराब प्रदर्शन उत्तर प्रदेश जो है
उत्तर प्रदेश का था, जो सबसे बड़ा हिंदी प्रदेश है। 20वां स्थान उत्तर प्रदेश को मिला, पंजाब का स्थान मिला 18वां, बिहार का स्थान है 17वां, जहां के मुख्यमंत्री दिल्ली आए थे प्रचार करने, मध्य प्रदेश का नंबर है 15वां, ये मैं नीचे से गिन रहा हूं, हरियाणा का स्थान है 11वां। केंद्र शासित प्रदेशों में के स्कूलों में चंडीगढ़ का पहला स्थान है, दादर नगर हवेली का दूसरा और दिल्ली का तीसरा। अंकों के हिसाब से देखेंगे तो चंडीगढ़ और दिल्ली के अंक में काफी अंतर है। अगर आप बीजेपी बनाम, लेकिन चंडीगढ़ और दिल्ली की आप तुलना नहीं कर सकते, अगर आप बीजेपी बनाम आपकी नजर से भी ना देखें तो भी देश की सबसे अधिक आबादी वाले हिंदी प्रदेशों में स्कूली शिक्षा की हालत सबसे खराब है, और वहीं पर एजुकेशन की जगह हिंदू मुसलमान का टॉपिक 24 घंटा ठेला जा रहा है। अब हम चलते हैं गुजरात। यहां पहले बता दें कि वो एक बड़ा राज्य है और दिल्ली एक छोटा राज्य है, तो आबादी के लिहाज से दोनों की तुलना नहीं हो सकती। हम सिर्फ सरकार के लिहाज से गुजरात और दिल्ली की तुलना करते हैं। दिल्ली की आबादी 2 करोड़, गुजरात की 6 करोड़ से अधिक। याद है ना आपको, 6 करोड़ गुजराती। हमने इंटरनेट में सर्च किया कि गुजरात के स्कूलों को लेकर पिछले 1 साल में किस किस तरह की खबरें छप रही हैं। जिस तरह से अमित शाह दिल्ली में नए स्कूलों का वादा पूछ रहे हैं, गुजरात को लेकर भी बता सकते हैं कि वहां उन्होंने, जहां 20 साल से अधिक समय से उनकी सरकार है, उनकी पार्टी की, कितने नए स्कूल बनाए गए। तो पिछले 1 साल में हमने इंटरनेट पर जो रिपोर्ट देखी, चंद रिपोर्ट का किस्सा बताता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया के हिमांशु कौशिक की रिपोर्ट है 19 दिसंबर 2019 की। इस रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के शिक्षकों की कमी से गुजरात जूझ रहा है। गुजरात सरकार ने विधानसभा में बताया है कि सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों के 2371 पद खाली हैं और इनमें से 884 पद गणित और विज्ञान के शिक्षक हैं। सेकेंडरी सेक्शन में 4020 पद खाली हैं, 19% अंग्रेजी के पद खाली हैं। 22 मई 2019 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि गुजरात में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 8 लाख बच्चे शामिल हुए। इनमें से 2,61,000 बच्चे यानी 32% छात्र विज्ञान और टेक्नोलॉजी के पेपर में फेल हो गए। आपने सुना अमित शाह कैसे दिल्ली में कह रहे हैं कि 75,000 बच्चे फेल हो गए। यहां देखिए 32% छात्र साइंस में फेल हो गए। गणित में 2,49,000 छात्र फेल हो गए, जो 31% है, और कई साल से फेल होने वालों का प्रतिशत यही है जितने साल से बीजेपी वहां है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक दूसरी हेडलाइन आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, 4 मार्च 2019 की। इस खबर के अनुसार गुजरात के शिक्षा मंत्री ने बताया है कि 4000 सरकारी स्कूलों की इमारतें जर्जर हो चुकी हैं। 13,000 स्कूल जो हैं टिन की छत के नीचे चलते हैं, यानी इन स्कूलों के पास पक्की इमारत नहीं होगी। तब कांग्रेस के नेता इस खबर में परेश धनानी ने राज्य सरकार से पूछा कि सरकार हर साल शिक्षा पर 30,000 करोड़ खर्च कर रही है, सरकारी स्कूलों की इमारतों में सुविधाओं की कमी ऐसी क्यों है? गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के शिक्षकों की संख्या बहुत कम है, क्यों? अब एक और रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की है, कपिल दवे की, 7 जनवरी 2019 की। इस रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में 32,772 सरकारी स्कूल हैं। इनमें से 12,000 स्कूलों में 1 या 2 ही टीचर हैं, बाकी पढ़ाई राम भरोसे हिंदू होटल। सोचिए, 1/3 से ज्यादा 37% स्कूल 1 या 2 टीचर से भरोसे चल रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 20% स्कूलों में मात्र 51 छात्र हैं। क्या यह समझा जाए कि गुजरात में स्कूलों की क्वालिटी इतनी खराब है कि गुजरात के माता पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना ही नहीं चाहते हैं? गुजरात के सरकारी स्कूलों में 90 लाख छात्र पढ़ते हैं। शिक्षक नहीं होने की कमी शिक्षक की भर्ती से पूरी होनी थी, तो सरकार ने तरीका निकाला, स्कूलों का मर्जर कर दिया जाए, विलय कर दिया जाए। यह एक अलग मुद्दा है जिस पर अलग से बात हो सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की ऋतु शर्मा की रिपोर्ट है 17 अगस्त 2019 की। राज्य के 33,000 प्राइमरी स्कूल में से करीब 20,000 स्कूलों में 50 से 100 छात्र हैं और फैसला किया गया है कि अलग अलग चरणों में क्रमबद्ध तरीके से 2,500 से 3,000 स्कूलों का आपस में विलय कर दिया जाएगा। जिस तरह से अमित शाह दिल्ली के सोनिया विहार में कह रहे थे कि 700 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, तो वो बता सकते थे कि गुजरात के 12,000 स्कूलों में 1 या 2 टीचर ही हैं, उसी से हम काम चला रहे हैं। वैसे बड़े राज्यों में नीति आयोग के इंडेक्स में गुजरात को 5वां स्थान मिला है।
सोचिए, जिस राज्य के सरकारी स्कूलों में 30% छात्र 10वीं और 12वीं की परीक्षा में फेल हो जाते हैं, उसे ऑल इंडिया रैंकिंग में 5वां स्थान मिलता है। तो शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि कुछ दिनों में यह होगा कि जो फेल हो जाएगा उसे टॉपर घोषित किया जाएगा कि कम से कम स्कूल आया, परीक्षा दिया और फेल हुआ, हमारे सिस्टम पर एहसान किया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 10वीं क्लास में 2019 में पास प्रतिशत 71.58% ही था। ये कोई बहुत अच्छा प्रतिशत नहीं है। 2018 की तुलना में 2.68% सुधार हुआ था, जबकि पर फिर भी 72% अच्छा प्रतिशत नहीं है। लेकिन 12वीं में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन कई गुना बेहतर हो जाता है। 2019 में अब गुजरात से तुलना कर रहा हूं कि गुजरात की 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 27% रेगुलर छात्र फेल हो गए, यानी गुजरात में 12वीं में मात्र 73.27% छात्र ही पास हुए। 12वीं में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में करीब 5.5% छात्र फेल हो गए। दिल्ली में सीबीएसई बोर्ड है, वहां स्टेट बोर्ड की बात है, तो 5.5% ही छात्र फेल हुए। और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 12वीं में पास प्रतिशत है 94.24। सोचिए, कोई तुलना नहीं है गुजरात और दिल्ली में। गुजरात में दिल्ली से कई गुना छात्र 10वीं और 12वीं की परीक्षा देते हैं, आबादी का भी, क्योंकि बड़ा राज्य है, 6 करोड़ गुजराती हैं। दिल्ली में 10वीं और 12वीं में 2.25 लाख से कुछ कम ही छात्र शामिल होते हैं। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली की चुनावी सभा में प्राइम टाइम देखते हुए बता सकते हैं कि हिंदी भाषी उत्तर प्रदेश में पिछले साल राज्य की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 10 लाख छात्र फेल हो गए थे। यूपी में सोचिए, तो 75,000 फेल हुए तो कितना बड़ा मुद्दा। मैं तो खुश हूं कि बिल्कुल 5 भी फेल हुए तो बड़ा मुद्दा होना चाहिए, लेकिन 10 लाख बच्चे हिंदी में फेल हो गए, यूपी के लिए यह मुद्दा ही नहीं था। पिछले साल 165 स्कूल ऐसे थे जिनमें से एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। सोचिए, हो चुका है। सरकार इसे नकल रोकने की कामयाबी के रूप में पेश करने लगी। बताइए, बिना नकल के यूपी में 10 लाख छात्र हिंदी में फेल हो जाते हैं। यह हालत है वहां की पढ़ाई की। इसलिए नीति आयोग की रिपोर्ट में यूपी को अंतिम स्थान मिला है। प्राइम टाइम के इस अंक को आप यूट्यूब पर भी देखिएगा, आपको लगेगा कि राजनीति भावुक मुद्दों के नाम पर कैसे आपका गला रेत देती है। उन्हीं नेताओं के बयान से, शिक्षा वाले बयान को लेकर दिल्ली के चुनाव पर देखिए तो लगेगा कि राजनीति को सही मुद्दे में पर लाने में जनता ने बहुत देर कर दी। लेकिन आप ला सकते हैं एजुकेशन के मुद्दे पर नेताओं को घेर कर। इसलिए कहा कि दिल्ली चुनाव में पहली बार हमारे जानने समझने में स्कूल चुनावी मुद्दा बनते बनते रह गया। कोई सामने से टकराया नहीं, दाएं बाएं से बोलकर निकल गए, कोई किसी को घेरे। अच्छा था, ये जनता के लिए, गरीब जनता के लिए भला होता। अगर ये मुद्दा बनता तो यूपी बिहार की राजनीति बदल जाती। जहां के लाखों परिवार खराब स्कूलों के कारण हर साल शहर बदल रहे हैं, कोचिंग के लिए जा रहे हैं, ट्यूशन के लिए जा रहे हैं, बर्बाद हो गए हैं। और बर्बाद करने के बाद उनको कहा जाता है कि हम 5,000 करोड़ की मूर्ति